जब कभी भी बात मार्केटिंग की होती है तो लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं। कोई पुराने तरीके अपनाते हैं, कोई नए तरीके अपनाते हैं। किसी को रिजल्ट मिलता है तो किसी को नहीं भी मिलता है, और कोई यही सोचता रह जाता है कि भाई मैं क्या करूं। तो आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है आज की ऑडियो बुक समरी में साथ। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ पर्पल काउ, जिसे लिखा है सेठ गोडिन ने। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। एक बार सेठ गोडिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तो वहां गायों के एक झुंड को चरता हुआ देखकर चकित हो गए और चौंक गए। मौसम बड़ा सुहाना था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और गायें बड़ी खुशी से घास चर रही थी। वो नजारा इतना प्यारा लग रहा था कि मानो बच्चों की कहानी की किताब से उस नजारे को निकाला गया हो। ये नजारा मीलों तक चलता रहा। पहले तो सेठ और उनका परिवार उसे बड़े चाव से देख रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उस नजारे से बोर होने लगे। उन्हें बस गायों का झुंड दिखाई दे रहा था और कुछ नया नहीं। अब ब्राउन रंग की गायों का नजारा कॉमन और बोरिंग लग रहा था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि उन ब्राउन गायों के बीच में अगर एक पर्पल गाय होती तो क्या होता। तब ये काफी दिलचस्प होता, है ना? शायद इतना कि आप चाहकर भी वहाँ से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। तो यहीं से सेठ गोडिन को पर्पल काऊ का आइडिया दिमाग में आया। पर्पल काऊ का मतलब है कुछ फ्रेश, हटकर और देखने लायक, अलग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस समरी से आप सीखेंगे कि कैसे एक अलग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और कैसे एक हटके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जा सकता है। आज मार्केट में प्रोडक्ट्स की भरमार है और ऐसे में कस्टमर्स का ध्यान खींचना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए सेठ गोडिन पर्पल काऊ का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसका मतलब है नया और खास, जिसे देखने के लिए लोग मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा जो लोगों ने ना कभी देखा हो और ना सुना हो, और वो इसके बारे में बात किए बिना ना रह सके। पुरानी मार्केटिंग टेक्निक्स उन ब्राउन गायों की तरह होती है जिन्हें देखकर लोग बोर हो गए हैं। अब वो उनका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते। मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन है और एडवर्टीजमेंट का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसे में आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे? आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे बनाए रख सकेंगे? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पर्पल काऊ, और ये कैसे करना है ये हम जानेंगे इस समरी में। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, व्हाई यू नीड द पर्पल काऊ। यानी कि बिजनेस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता। लोगों को उसके बारे में बताना, उसकी मार्केटिंग करना बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। अक्सर एडवर्टीज करने से पहले बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। वो इसके बारे में बात करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जरूर बताएंगे। एडवर्टाइजिंग ने टीवी और प्रिंट के जरिए एक नए फॉर्मूले को जन्म दिया है। अब कंपनियां टीवी कमर्शियल और न्यूज़पेपर में ऐड देने लगे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सके। लेकिन बाद में यही स्ट्रेटेजी हर कंपनी अपनाने लगी और अब मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स और एड्स भर चुके हैं कि लोगों को इससे ऊब हो गई है। लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अक्सर उनका ध्यान किसी प्रोडक्ट के पोस्टर या एड पर नहीं जाता। अब ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आता है पर्पल काऊ का कॉन्सेप्ट। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मौजूद तमाम ब्राउन काउस के बीच एक पर्पल काऊ की तरह पेश करना होगा। आपको उसे इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि लोग उसे देखे बिना ना रह सके। एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन की बात करते हैं। इस टैबलेट को बनाने वाली पहली कंपनी होना कितने कमाल की बात होगी ना। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही सस्ती है, आसानी से मिल जाती है और अच्छी बात ये है कि ये असरदार भी है। इसे पहली बार मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों ने काफी पैसा कमाया होगा। लेकिन अगर आज आप एस्पिरिन के एक नए ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एस्पिरिन बनाने वाले बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, जैसे एडविल, बेयर, सेंट जोसेफ आदि। यहाँ तक कि अगर आपका प्रोडक्ट इन सबसे थोड़ा बेहतर भी होगा तो आप उसे कैसे बेच पाएंगे? अगर आपकी कंपनी के पास मार्केटिंग का बजट है तो आप टीवी या ऑनलाइन एड पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको उन लोगों को खोजने की जरूरत है जो आपका एस्पिरिन खरीदने के लिए तैयार है। और सच तो ये है कि हर कोई इसे नहीं खरीदेगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो एस्पिरिन का नया ब्रांड ट्राई करना चाहेंगे? ज्यादातर लोग उसी ब्रांड के साथ लॉयल रहना चाहेंगे जो उन्होंने बचपन से या लंबे समय से यूज किया हो। इन लोगों का उस ब्रांड पर भरोसा बन चुका है।
अब वो एक नए ब्रांड में शिफ्ट होने का रिस्क क्यों लेंगे? ये मानकर चलिए कि ज्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? हो सकता है कि उनके पास एक नए ब्रांड को देखने का टाइम ही ना हो सकता है उनके पास उसे खरीदने के पैसे ना हो, या हो सकता है कि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद ही ना आए और लास्ट में आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो ये आजकल की मार्केटिंग की सच्चाई है। पुराने मार्केटिंग टेक्निक्स घिसे पिटे हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें पर्पल काऊ की जरूरत है। तो आइए इस जर्नी में अब आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की बात करते हैं, द डेथ ऑफ द टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यानी कि टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 1950 1950 से 1990 यानी कि 1990 तक काफी हावी रहा। सभी कंपनीज भारी मात्रा में टीवी एड में पैसा लगाने लगी। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले एक बिजनेसमैन के रूप में आपको एक ऐसे मार्केट को खोजने की जरूरत है जो एक्सपैंड हो रहा हो और जहां कोई ब्रांड या प्रोडक्ट छाया हुआ ना हो। मार्केट ढूंढने के बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और टीवी पर जोरों शोरों से एड के द्वारा प्रमोट करते हैं। फिर लोग उसे देखेंगे, जिससे आगे की प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की शुरुआत होगी। क्योंकि टीवी एड की पहुंच बहुत लोगों तक होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी हाई होगी, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस पैसे से और ज्यादा टीवी एड्स खरीदे जाते हैं। ये एड लोगों को एक तरह की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। लोग ज्यादातर उन चीजों को खरीदते हैं जिसका उन्होंने एड देखा हुआ हो। जिन प्रोडक्ट्स की एड नहीं की जाती, कस्टमर उससे अनजान ही रह जाते हैं। टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने रेवलॉन, क्वैकर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ साथ कई कंपनीज के लिए कमाल किया है। इन सभी कंपनीज ने इस मीडियम का भरपूर और बखूबी फायदा उठाया और उन्हें एडवर्टीजमेंट पर किए गए खर्च से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। इस मीडियम को करीब 50 साल तक खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज के टाइम में इसका असर फीका पड़ने लगा है। बड़े ब्रांड्स अभी भी टीवी पर एड देने के लिए लाखों खर्च करते हैं, लेकिन अब मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। पहले का मार्केटिंग रूल था कि एक ऑर्डिनरी और सेफ प्रोडक्ट बनाओ और फिर जबरदस्त मार्केटिंग के साथ जोड़कर उसे लोगों के सामने पेश करो। लेकिन आज का मार्केटिंग रूल है, कुछ लोगों की जरूरत को टारगेट करके एक हटकर और अलग प्रोडक्ट बनाओ जिसे वो सही में खरीदना चाहते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए बात करते हैं अगले चैप्टर की, गेटिंग इन। यानी कि क्रॉसिंग द चास्मे के ऑथर जेफ मूर ने डिफ्यूजन कर्व के बारे में बताया था। ये दिखाता है कि कैसे एक नया आइडिया या प्रोडक्ट लोगों के बीच में मूव करता है। ये एक बेल कर्व की तरह लगता है जिसके 5 हिस्से होते हैं। लेफ्ट में पहला और सबसे छोटा हिस्सा होता है इनोवेटर्स का, उसके बगल में होता है अडॉप्टर का, बीच में सबसे बड़ा हिस्सा होता है अर्ली और लेट मेजॉरिटी का, और राइट साइड में लास्ट हिस्सा होता है लागर्ट्स का। मूर का कहना है कि सभी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले से खरीदते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए प्रोडक्ट्स को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं, वो तो सिर्फ उसे खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ऐसे लोग हमेशा नए नए प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि वो ऐसे ब्रांड पर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। इसके बाद मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अर्ली और लेट मेजॉरिटी से बना है। हालांकि उन्हें नए प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। ये उन ब्रांड से संतुष्ट होते हैं जिन्हें ये सालों से यूज करते आ रहे हैं। कभी कभार ये लोग अपने अर्ली अडॉप्टर दोस्तों से नए प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं। टीवी की एड इंडस्ट्री ने मार्केट के सबसे बड़े हिस्से को टारगेट किया था और यही कारण है कि कोई भी कंपनी एड पर इतना खर्च करती है। बड़े ब्रांड्स अर्ली और लेट मेजॉरिटी को अपने प्रोडक्ट्स की ओर खींचते हैं, लेकिन पर्पल काऊ के कॉन्सेप्ट में अर्ली अडॉप्टर का ध्यान खींचना ही काफी होता है। ज्यादातर कस्टमर पहले से यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट से खुश होते हैं, उन्हें जल्दी से कुछ नया पसंद नहीं आता। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो नया सामान खरीदना पसंद करते हैं, जिन्हें चेंज और नए प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए ताकि वो उसे खरीदे और उसके बारे में दूसरों को भी बताए। जब ये लोग बातों के जरिए या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आपके प्रोडक्ट के बारे में सबको बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट कर्व के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगा। इसलिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है जिसे अर्ली अडॉप्टर्स खरीदने से खुद को रोक ना सके। इसीलिए आपका प्रोडक्ट फ्रेश, यूनिक और इनोवेटिव होना चाहिए।
लेकिन इसके साथ ही वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। अब डिजिटल कैमरा को ही ले लीजिए। पहले से कंप्यूटर और गैजेट्स को पसंद करने वाले लोग ही खरीदते थे क्योंकि इसे यूज करना थोड़ा मुश्किल था और फोटो की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। फिर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना शुरू किया, उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान बनाया। अब अर्ली अडॉप्टर्स इसे इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को भी बताने लगे। इस वजह से डिजिटल कैमरे की सेल बढ़ने लगी। डिजिटल कैमरे काफी चीप और इस्तेमाल करने में आसान हो गए थे और आखिरकार उसने फिल्म कैमरे की जगह ले ली। इस वजह से अब अर्ली और लेट मेजॉरिटी भी इसे पसंद करने लगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक हुआ तो वो बहुत जल्द अर्ली अडॉप्टर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, बशर्ते आपके प्रोडक्ट के फायदे उन्हें साफ साफ दिखने चाहिए और वो बताने में आसान होना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी आसानी से समझा सके। तो इस बात को समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट स्प्रेड विन, यानी कि किसी भी नए प्रोडक्ट या ब्रांड की शुरुआत एक आइडिया से होती है। जो आइडिया जितना ज्यादा स्प्रेड होता है उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है और प्रॉफिट कमा कर देता है। सेठ गोर्डन इस आइडिया को वायरस कहते हैं। इस आइडिया के वायरस को फैलाने वालों को स्नीजर्स कहा जाता है। ये लोग अपने परिवार, दोस्तों और साथ में काम करने वालों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने नए नए ट्राई किए हैं। आप अर्ली अडॉप्टर्स को भी स्नीजर्स कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो कि स्नीजर्स को तुरंत पसंद आ जाए। तो इसमें एक बात याद रखिए कि ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो सबके लिए हो, नहीं तो वो आम प्रोडक्ट बनकर के रह जाएगा जो किसी का नहीं होगा। बड़े ब्रांड्स पहले ही ये स्पॉट ले चुके हैं। इसके बजाय मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कीजिए, उस सेगमेंट के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाइए। कोशिश कीजिए कि अर्ली अडॉप्टर्स को ऐसी चीजें दे जो उन्हें सच में चाहिए या फिर जो उनकी जरूरत को पूरा कर सके। आप उन्हें जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो उतने ही अच्छे से आपको रिस्पॉन्स भी देंगे। अगर आपने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया, तो ये आपके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी जरूर करेंगे, बिल्कुल डिजिटल कैमरे की तरह। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आपको पता है कि फेमस बास्केटबॉल प्लेयर शकील ओनिल कौन सी बाइक यूज करते हैं? सोचिए। वैसे उनकी बाइक को जेसी जेम्स ने डिजाइन किया है, जो कस्टमर की पसंद के हिसाब से बड़ी बाइक्स को डिजाइन करते हैं। वो वेस्ट कोस्ट चॉपर्स ब्रांड के मालिक हैं और इनकी बाइक्स की कीमत $1,00,000 के आसपास होती है। वैसे जेसी को एक डिजाइन को बनाने में कई महीने लगते हैं, लेकिन क्लाइंट उस प्रीमियम क्वालिटी, पर्सनलाइज्ड और हैंडमेड बाइक को पाने के लिए इंतजार करने को भी तैयार होते हैं। जैसे कि मरीसा मेयर गूगल की एम्प्लॉय है। एक आदमी इनकी कोर टीम को रोज ईमेल भेजकर गूगल सर्च इंजन को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन उसने कभी भी अपना नाम नहीं बताया। उसके ईमेल में सिर्फ 2 डिजिट का नंबर था और कुछ नहीं। मरीसा और दूसरों को समझने में कुछ वक्त लगा कि नंबर्स का क्या मतलब है। वो आदमी गूगल के होम पेज पर कितने वर्ड्स हैं उस बारे में बता रहा था। पेज पर जब ज्यादा वर्ड्स होते हैं जैसे कि 52, तो वो इरिटेट हो जाता है। लेकिन इस लड़के की वजह से गूगल के शुरुआती डिजाइनर्स को बहुत मदद मिली। उन्होंने इंटरफेस को बनाने में ज्यादा डिसिप्लिन होना सीखा। वो सावधान हो गई कि बहुत सारे लिंक्स ना डाले। इसीलिए क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लीजिए और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की सोच रखे। तो इस कहानी से सीख लेते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चीटिंग की। यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज नहीं करती। ये एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आते हैं। ये एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्च भी नहीं करते, फिर भी इनके प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हैं। अब इनके कॉम्पिटिटर्स को लगता है कि ये कंपनियां धोखा दे रही है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी के लोग कर रहे हैं ये वो नहीं करते, लेकिन फिर भी आसानी से मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। स्टारबक्स की बात करें तो हॉवर्ड शुल्स कॉफी जैसी चीज को एक्सपीरियंस के उस लेवल पर ले गए कि आज जब लोग कॉफी के बारे में सोचते हैं तो उनकी जुबान पर स्टारबक्स का नाम आता है, जिसे अमेज़न ने ऑनलाइन शॉपिंग में फ्री शिपिंग सर्विस और हजारों प्रोडक्ट्स की रेंज देकर मार्केट में तहलका मचा दिया था। इसलिए इनके कॉम्पिटिटर हमेशा इनसे कुछ कदम पीछे ही रहेंगे। ड्यूकाटी की बात करें तो हर किसी के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ उन खास क्लाइंट्स की ही डिमांड को पूरी करते हैं जो टॉप लाइन मोटरसाइकिल के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है।
अगर ये सारी कंपनीज इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो हम पर्पल काउ के कॉन्सेप्ट को क्यों ना अपनाएं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले चैप्टर की, केस स्टडी, हाउ डच बॉय स्टार्ट अप द पेंट बिजनेस, यानी कि अब पेंट बिजनेस में कुछ नया कैसे किया जाए। तो एक डच लड़के ने इसका बड़ा सिंपल सा हल निकाला। उसने पेंट के कैन का डिजाइन ही बदल दिया। पहले पेंट के डिब्बों को खोलना, उसमें से पेंट निकालना और उसका ढक्कन बंद करना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो स्टील के बने थे और उठाने में काफी ज्यादा भारी भी थे। ये डिजाइन लंबे समय से चला आ रहा था और सबने सोचा कि पेंट के कैन ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक डच लड़के को एक कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना पेंट कैन को उठाना, इससे पेंट निकालना सब आसान बना दिया जाए, क्योंकि उसका मानना था कि कैन का डिजाइन भी प्रोडक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उसने सोचा कि लोगों को तो बस अपनी दीवारें पेंट करने से मतलब है, और अगर पेंट के कैन को ऐसा बना दिया जाए जिसे कोई भी आसानी से उठा सके तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसीलिए उसने स्टील के बजाय प्लास्टिक कैन को यूज करने के बारे में सोचा, जिसकी साइड में उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी होगा। उसने ट्विस्ट एंड पोर कंटेनर का इस्तेमाल किया, जिसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान था और वो काफी हल्का भी था। इस वजह से उस डच लड़के के कैन की जबरदस्त सेल हुई। अब इसे कहते हैं मार्केटिंग को सही दिशा में करना, सही डायरेक्शन में करना। इफेक्टिव मार्केटिंग उसे कहते हैं जब बिजनेस एड को नहीं बल्कि प्रोडक्ट को ही बदल देते हैं। लेकिन उस डच लड़के ने प्रोडक्ट को नहीं, सिर्फ उसकी पैकेजिंग को बदला था। इसी तरह क्या आप भी अपने प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर के साथ, केस स्टडी, क्रिस्पी क्रीम। आइए समझते हैं। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक तो वो जो क्रिस्पी क्रीम के दीवाने हैं और ये मान लेते हैं कि सब इसके बारे में जानते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने क्रिस्पी क्रीम का कभी नाम भी नहीं सुना। क्रिस्पी क्रीम एक अमेरिकन ब्रांड है जो अपने डोनट के लिए मशहूर है। इनके डोनट इतने लाजवाब है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये एक फैक्ट है। लेकिन क्या सच में इसके लिए 1 घंटा ड्राइव करके जाना वर्थ है? इसके चाहने वालों का तो यही मानना है कि बिल्कुल वर्थ है। यही रीजन है कि इस कंपनी ने इतनी ह्यूज सक्सेस देखी। जब भी क्रिस्पी क्रीम किसी नए शहर में अपना जॉइंट लॉन्च करते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हजारों डोनट फ्री में बांटते हैं। अब जिन्हें डोनट पसंद है या जो भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं वो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं। अब ये स्नीजर्स इसके बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। इसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। एक बार क्रिस्पी क्रीम किसी एरिया में अपना जॉइंट शुरू कर लेते हैं तो वहाँ के कॉफी शॉप्स और गैस स्टेशन के साथ डील करते हैं। वो कॉफी शॉप्स और गैस स्टेशन पर अपने डोनट को डिस्प्ले करते हैं ताकि वहाँ पर भी कस्टमर्स डोनट खरीद सके। इसका गोल है इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना ताकि लोग इसे कहीं भी खरीद सके। तो ये क्रिस्पी क्रीम की स्ट्रेटेजी है, स्नीजर्स को अट्रैक्ट करके शुरुआत करना और उन लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना जो ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। पर यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रेटेजी ब्राउनी या किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने लोगों का डोनट के लिए जो क्रेज है उसे टारगेट किया था। क्रिस्पी क्रीम ने मार्केट में एक सेगमेंट का पता लगाया कि लोगों को क्या चाहिए और उसके बाद एक कमाल का प्रोडक्ट बनाया। अगर क्रिस्पी क्रीम ने पहले प्रोडक्ट बनाकर फिर टारगेट कस्टमर ढूंढा होता तो वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो इस कहानी को समझने के बाद अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले चैप्टर की, व्हाट डज हॉवर्ड नो, यानी कि स्टारबक्स अपनी बेहतरीन कॉफी के लिए जाना जाता है। इसका कारण है उनके फाउंडर हॉवर्ड, जिन्हें कॉफी बहुत पसंद है। जो लोग सुबह कॉफी नहीं पीते, हॉवर्ड उन्हें प्री कैफिनेटेड बुलाते हैं। हॉवर्ड कॉफी के बारे में ज्यादा जानने और उस पर स्टडी करने के लिए कई महीनों तक इटली में रहे थे। तो एक यूनिक और हटके प्रोडक्ट कैसे बनता है? ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वालों का पैशन ही वो प्रोडक्ट होता है। जैसे कि इस केस में हॉवर्ड को कॉफी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने ऐसी कॉफी जॉइंट बनाई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब स्टारबक्स की चॉकलेट वहाँ की कॉफी जितनी लाजवाब नहीं है। चॉकलेट हॉवर्ड का पैशन नहीं है, वो तो सिर्फ मेनू कार्ड का एक हिस्सा है। अब खुद से पूछिए कि क्या आप बस सरवाइव करने के लिए कुछ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं जो आपका पैशन है। पर्पल काउ के बारे में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट यूनिक होगा। ये सवाल उन लोगों से आता है जो अपने प्रोडक्ट को लेकर के इतने पैशनेट नहीं होते। जैसे श्रेफेनबर्गर चॉकलेट के क्रिएटर
जॉन श्रेफेनबर्गर बड़ी आसानी से एक हाई क्वालिटी चॉकलेट और ऑर्डिनरी चॉकलेट में फर्क बता सकते हैं। सेठ गोर्डन पहले बुक पैकेजिंग का बिजनेस करते थे। वो अपने क्लाइंट से अक्सर पूछते कि आप बुक स्टोर में कितनी बार जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग बुक्स खरीदना पसंद करते हैं उन्हें पता होगा कि किस तरह की बुक्स ज्यादा बिकती है। ऐसे ही पैटागोनिया एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स वियर या एडवेंचर ट्रिप पर पहने जाने वाले कपड़े बनाती है। उनका पूरा स्टाफ एडवेंचर लवर है। जब भी बीच पर लहरें ऊंची होती है तो वो एडवेंचर स्पोर्ट का मजा लेने के लिए निकल जाते हैं और अक्सर तब उन्हें एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया भी आता है। अब इन लोगों को उनसे कंपेयर करें जो जनरल मिल्स या कैलॉग्स में काम करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सीरियल या बेकिंग प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी रखते होंगे। वो बस वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको उन लोगों के दिमाग में झांकना होगा जो उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ अब अगले चैप्टर की बात करते हैं। केस स्टडी द बेस्ट बेकर इन द वर्ल्ड, यानी कि लायोनेल पॉयलिन एक फ्रेंच बेकर थे। उनके पिता के बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला, लेकिन लायोनेल सारा दिन बेकरी में बैठकर सिर्फ बेक नहीं करते थे, उन्होंने कुछ अलग ही कमाल किया था। उन्होंने हजारों फ्रेंच बेकर्स का इंटरव्यू लिया और उनसे ब्रेड बनाने की कई सारी टेक्निक्स को सीखा। वो पूरे फ्रांस में ऑर्गेनिक आटा यूज करने वाले पहले इंसान थे। लायोनेल ने दुनिया भर से कई ब्रेड बनाने की बुक्स को भी पढ़ा। उनका फेमस पॉयलिन ब्रेड सिर्फ 4 चीजों से बना था, जो था आटा, खमीर, सी सॉल्ट और पानी। लायोनेल उसे हाथ से बनाते और लकड़ी से बने ओवन में बेक करते। तब से लेकर आज तक उस बेकरी में इसी रेसिपी को फॉलो किया जा रहा था। लायोनेल ने कभी भी प्रोफेशनल बेकर्स को काम पर नहीं रखा। उनका कहना था कि उनमें कई बुरी आदतें थी जिन्हें छुड़ाना मुश्किल था, इसीलिए वो सिर्फ कम उम्र के लोगों को काम पर रखते थे। फ्रेंच रेस्टोरेंट्स ने पहले पॉयलिन की ब्रेड को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था कि लायोनेल की रेसिपी बहुत ही अलग और अजीब थी, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि लायोनेल के ब्रेड बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। आखिरकार लायोनेल रेस्टोरेंट के ओनर्स को बनाने में कामयाब रहे और रेस्टोरेंट उनके ब्रेड को सर्व करने लगा। आज मंजर ये है कि पेरिस के हर रेस्टोरेंट में पॉयलिन का ब्रेड सर्व किया जाता है। दुनिया भर से लोग लायोनेल का सिग्नेचर ब्रेड खरीदने आते हैं। उनके ब्रेड बड़े और गोल होते हैं और उन पर पॉयलिन के नाम का पहला अक्षर पी बना हुआ होता है। पॉयलिन के ब्रेड को बाहर के कई देशों में भेजा जाता है। ये ब्रेड एक ग्लोबल हिट प्रोडक्ट बन गया है। अपोलोनिया पॉयलिन लायोनेल की बेटी है जो अब कंपनी को संभालती है। ये काम इनकी 3 पीढ़ी करती आ रही है। पॉयलिन का टोटल सेल हर साल $10 मिलियन से ज्यादा है। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? यही कि अलग होने से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने मार्केट को स्टडी करके अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है और आपको यकीन है कि आपके टारगेट कस्टमर्स को वो पसंद आएगा, तो वो जरूर ट्राई करने के लायक है। पॉयलिन ब्रेड पर्पल काऊ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्रांस में बैगेट ब्रेड कॉमन है। वो ऑर्डिनरी और बोरिंग है, बिल्कुल एक ब्राउन काऊ की तरह। तो वहीं पर पॉयलिन के ब्रेड ऑर्गेनिक है, हाथ से बने हुए और लकड़ी के ओवन में बनाए गए थे, जिसने उसकी क्वालिटी और टेस्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। और वो एक पर्पल काऊ प्रोडक्ट बन गया जिसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया था। तो इसी के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो इस समरी ने हमें एक नए कॉन्सेप्ट पर्पल काऊ के बारे में सिखाया, जिसने आपने मार्केटिंग की एक नई टेक्निक के बारे में सीखा कि सबके लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों को टारगेट करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। आपने मूर के कर्व के बारे में भी जाना, आपने अर्ली अडॉप्टर्स और स्नीजर्स के बारे में भी जाना। आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। आपने डच बॉय, स्टारबक्स, पॉयलिन ब्रेड की सक्सेस स्टोरी के बारे में भी जाना। इफेक्टिव मार्केटिंग की शुरुआत प्रोडक्ट डिजाइन से होती है। पहले प्रोडक्ट बनाकर बाद में अपना टारगेट सेगमेंट ढूंढने की गलती ना करें। पहले अपना टारगेट मार्केट खोजिए, उसके बाद एक फ्रेश और यूनिक प्रोडक्ट बनाएं। तो आज के इस मॉडर्न मार्केट में सक्सेस पाने के सारे राज आप जान गए हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कोई हटकर और यूनिक प्रोडक्ट बनाएं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो ऑर्डिनरी सोच से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करने की और अपने टारगेट कस्टमर की जरूरतों को समझने की जरूरत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है
जो घर से निकले ही नहीं। इसीलिए अलग होने से ना घबराए। कभी कभी अलग होना आपको खास बना देता है। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर सकते हैं जो कस्टमर की लाइफ में ज्यादा वैल्यू जोड़ देगा, तो बेशक उसे आजमाने से पीछे ना हटे। और सबसे जरूरी बात, क्या आपने गौर किया कि इस समरी का नाम पर्पल काऊ इतना यूनिक है कि इसने एक बार तो आपका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा होगा। आप सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि आखिर ये किस बारे में है। इसे कहते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।